हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में दोबारा से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी टीवी। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पावर शेयरिंग का आधा चैप्टर कर लिया था और आधा हमारा रिमेनिंग रह गया था, तो जो आधा रिमेनिंग रह गया था हम उसको इस पार्ट में करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले, जिससे हमारी जो भी हमारी वीडियोस अपलोड होगी वो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। तो शुरू करूँ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लिया था, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमारा फोर्थ पॉइंट है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में आवास कैसे हुआ? बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। जैसे कि हमने पीछे देखा, पावर शेयरिंग की वजह से इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगे थे। फ्रेंच की जो माइनॉरिटी थी पूरे कंट्री के अंदर में, और उसके बाद जो फ्रेंच लोग थे उनकी मेजोरिटी थी ब्रुसेल, जो वहाँ का कैपिटल था। तो इसको लेके इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। तो बेल्जियम के लीडर्स ने सोचा अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा देश तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं। तो इन्होंने एक अलग रास्ता निकालने का सोचा। इन लोगों ने, दूसरा पॉइंट हमारा, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम तीनों को इक्वल पावर दें, मतलब बराबर दें, ना किसी को कम न किसी को ज्यादा। इस वजह से 1970 से लेकर 1993 तक जो बेल्जियम का संविधान था, ध्यान से सुनो बच्चों, जो बेल्जियम का संविधान था उसको 4 बार बदला गया। कितनी बार? 4 बार बदला गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, जो हमारा ये अमेंडमेंट हुआ, यानी कि जो संशोधन हुआ संविधान को लेके, ये इसलिए हुआ कि आपस में सारे मिलजुल कर एक ही कंट्री के अंदर रह सके, इसलिए 4 बार संशोधन किया गया संविधान के अंदर में। तो चलिए आगे मूव करते हैं और आगे के पॉइंट्स देखते हैं इसके। इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो डच और फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स थे, यानी कि जो डच और फ्रेंच कम्युनिटीज के जो मिनिस्टर थे, डच और फ्रेंच स्पीकर्स के जो मिनिस्टर थे, यानी डच और फ्रेंच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स थे, उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रखा गया था, यानी कि सारे बराबर थे। डच और फ्रेंच, यानी कि ऐसे मान लीजिए अगर सेंटर में 100 सीट्स है तो 100 में से जो 50 सीट्स है वो डच की है और जो 50 सीट है वो फ्रेंच की है। ये था हमारा सेंट्रल में, यानी कि ब्रुसेल में, जो कैपिटल थी बेल्जियम की। आइए सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सी जो शक्तियां थी केंद्र सरकार की, उसको राज्य सरकार को दिया गया था। सेवेंथ पॉइंट है हमारा, जो केंद्र सरकार थी, जो हमारी केंद्र सरकार थी, वो राज्य सरकार के रूल्स और रेगुलेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। ब्रुसेल हैव सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच एंड डच। अगर हम इसको देश से मिलाकर देखें, यानी कि वूल बेल्जियम से मिलाकर देखें, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो ब्रुसेल था उसमें 2 कम्युनिटी थी, और इसमें ही पूरे कंट्री में भी 3 कम्युनिटी थी, लेकिन 2 कम्युनिटी की मेजोरिटी ज्यादा थी। तो ब्रुसेल में यहाँ पे बात करी गई है, ब्रुसेल की एक तरह से अलग ही सरकार चलती थी पूरे देश के मुकाबले, यानी कि बेल्जियम में सरकार अलग है और ब्रुसेल में अलग है, लेकिन है ब्रुसेल बेल्जियम का ही पार्ट। तो चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं, इसके 2-3 पॉइंट और रिमेनिंग रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 9th टॉपिक है इस वाले पॉइंट का, मतलब इस सब हेडिंग का लास्ट पॉइंट है हमारा। जैसे कि मैंने पीछे देखा उसके हिसाब से, जैसे कि सेंट्रल में ब्रुसेल में जैसे कि अलग ही गवर्नमेंट थी और पूरे बेल्जियम में अलग ही गवर्नमेंट थी, तो उसके हिसाब से ना वहाँ पे ना एक नई गवर्नमेंट का उद्भव हुआ, यानी कि नई गवर्नमेंट का जन्म हुआ। वो था हमारा थर्ड गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल और स्टेट के अलावा थी, यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट के अलावा एक कम्युनिटी के बेस पे चुनी जाएगी। ऐसा मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पंचायत होता है गाँव में, विलेजेस में जो पंचायत होता है, वो एक गांव के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा पंचों को चुना जाता है। वैसा ही यहाँ पे थर्ड गवर्नमेंट था जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और देखते हैं। 5th सब हेडिंग है हमारी, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? सोचिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अच्छा, नहीं पता आप लोगों को, चलिए मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है।
इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स या मोर देन टू सोशल ग्रुप्स। ये जो विवाद होने वाले होते हैं समाज में, सामाजिक ग्रुप्स में, समाज के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आपसी जो विवाद होते हैं उनको होने से रोकता है। अबॉलिशन ऑफ कम्युनिज्म, मिलिट्री एंड मोनार्की, ये हमारे देश में कम्युनिज्म रूल ना हो जाए, मिलिट्री का रूल ना हो जाए, राजा महाराजाओं का रूल ना हो जाए, उसको भी होने से रोकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, और ये साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको स्थिर रखता है और उनमें आपस में तालमेल बना के रखता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, चलिए आगे। 6th है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या क्या फॉर्म्स है, कितने फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पावर इज शेयर अमंग अ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जो शक्तियां है वो सरकार की अलग अलग अंगों में बांटे गए हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। पहला देखिए हमारा लेजिस्लेचर, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो आने वाले हमारे इस बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनका इसमें रोल प्ले है काफ़ी, मतलब इसके बारे में बताया गया है इन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में, तो इसको यहाँ से अच्छे से समझिएगा। पहले देखिए लेजिस्लेचर, इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। यह हमारे भारत के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए जहाँ भी लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे ये कानून बनाती है। इट मेक अ लॉ ऑन डिमांड ऑफ पीपल नीड पब्लिक। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो कहता है कि ये लोगों के लिए नियम बनाता है लोगों की मांग पर और लोगों की जरूरतों के हिसाब से। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इट प्रैक्टिस अ लॉ विच मेक्स अ लेजिस्लेचर। ये कानूनों को लागू करती है जो लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका जो कानून बनाती है वो इसको समाज में लागू करते हैं। जुडिशरी, ये जो हमारे समाज में जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी कन्फ्लिक्ट्स उठते हैं उनको कुछ रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं जो जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इसमें जो हमने ये 6th पॉइंट पढ़ा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो इसमें एक जो स्पेलिंग है वर्ड की वो गलत है। तो मैं आप लोगों की IQ देखना चाहता हूँ कितनी है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन सा जो स्पेलिंग है इसमें वो गलत है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो चलिए आगे अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आइए 7th पॉइंट देखते हैं। जैसा कि हमने पीछे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देख रही थी, कितने प्रकार की सरकारें, कितने प्रकार की फॉर्म्स होती है गवर्नमेंट की, जैसे हमने पीछे देखा था अभी। तो 7th पॉइंट हमारा कहता है कि जो पावर है वो भाषा और धर्म के आधार पे भी बांटी गई है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि हमारे भारत में कुछ जो सीट्स होती है वो नीची जाति के लिए होती है, जैसे कि SC ST के लिए रिजर्व होती है पहले से ही। तो एक तरह से वो इस पॉइंट का एग्जाम्पल बनता है, यानी कि इसको उससे मैच करके देखिए। SC ST के लिए सीट्स रिजर्व है तो सिर्फ उस पर वही लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता है। 8 पॉइंट है हमारा। 8 पॉइंट देखिए, इसको ऐसे समझिए कि पावर शेयरिंग हो रही है और मान लीजिए अगर पावर शेयरिंग हो रही है और हर बार एक ही गवर्नमेंट है, एक ही बंदा रूल कर रहा है, तो ये फिर पावर शेयरिंग नहीं हो रही है, तो मोनार्की रूल हो गया, कम्युनिस्ट रूल हो गया। तो इसके पावर शेयरिंग अच्छे से हो इसके लिए हर 5 साल पे भारत के अंदर हर 5 साल पे चुनाव करवाए जाते हैं। अमेरिका में हर 4 साल पे चुनाव करवाया जाता है क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति रूल है और यहाँ पे प्रधानमंत्री रूल है, इस वजह से। तो यानी कि जैसे कि हमारे स्कूलों में मॉनिटर को हर महीने चेंज करा जाता है, इसी प्रकार से पावर शेयरिंग में भी पॉलिटिकल पार्टीज को हर 5 ईयर्स पे चेंज होना जरूरी है, वरना वो अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 पावर शेयरिंग पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो या फिर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई होप मेरे को यकीन है कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हम क्लास 10th का
पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जल्द ही लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बेहद बेहद शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो तो।